Friends, in today's class, we are going to discuss the important topic that is globalization and Indian economy. Globalization and Indian economy का टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड ग्लोब से बना है, दैट इज द वर्ल्ड. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज. जब डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इंटरैक्शन होता है, वो दैट इंटरैक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड. टीचिंग के लिए जा सकते हैं, स्टूडेंट्स जा सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, पिलग्रिमेज के लिए जा सकते हैं. तो किसी भी तरह से जब दो कंट्रीज में या दो से ज्यादा कंट्रीज में इंटरैक्शन होता है, तब हम बोलते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन है. That is the meaning of globalization, when there is the interaction between the country and that interaction could be because of different causes. Okay. तो अब इसमें हमें जो मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा हेडिंग है एनसीईआरटी में, द फर्स्ट हेडिंग इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का मतलब है कि कंट्री के बाहर भी प्रोडक्शन होगा. तो अक्रॉस द कंट्रीज में जो प्रोडक्शन होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन, या उस प्रोडक्शन की वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है. देखिए स्टूडेंट्स, आज की टाइम में जो हम मार्केट्स देख रहे हैं, तो वो मार्केट्स दैट इज द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट वेराइटीज हैं. आप ऑटोमोबाइल्स ले लीजिए, मोबाइल्स हो, लैपटॉप्स हो, एसेसरीज हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और बहुत ज्यादा उनके अंदर वेराइटीज हैं. तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ. आज से 2 डिकेड्स और 3 डिकेड्स 20-25 साल पहले की जो मार्केट्स थी, उसमें वेराइटीज नहीं थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नहीं था. उस टाइम इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था जितना आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन है. तो पहले की जो प्रोडक्ट्स थी, उनके अंदर वेराइटीज भी कम होती थी, ब्रांडेड भी कम होती थी. वो आज के टाइम में और पहले की मार्केट्स में ये डिफरेंस जो आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. तो अब जो टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, तो एक कंट्री से बाहर जाकर दूसरी कंट्रीज में जो प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं. तो मल्टीनेशनल कंपनीज प्ले ए वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन. आप एग्जांपल लीजिए, जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी को मोबाइल लॉन्च कर रहा है, एक नया मोबाइल को लॉन्च कर रहा है मार्केट में, तो वो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पहले डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा कंपोनेंट या क्या पार्ट हम उस बिजनेस का, उस ट्रेड का कौन सी कंट्री से करेंगे. और जहां पर उन्हें प्रोडक्ट्स, लेबर चीप मिलती हैं, सस्ती चीजें मिलती हैं विद क्वालिटी, वहां से वो उन चीज को अरेंज करते हैं. तो जैसे मोबाइल कंपनी है, तो उसमें एक मोबाइल लॉन्च कर रहा है, तो पहले उनके माइंड में उसका डिजाइन आएगा कि किस तरह का वो डिजाइन होगा. तो ये सब एग्जांपल्स मैं आपको एनसीईआरटी से ले रहा हूं. तो उसमें डिजाइन करने के लिए उन्होंने, मान लीजिए अपना मोबाइल का डिजाइन उन्होंने यूएसए से करवाया, और उसके जो मोबाइल के जो कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स वो बना रहे हैं चाइना में, क्योंकि वहां पर उनको चीप रेट पर मिल रहे हैं. कंपोनेंट्स बनाए उन्होंने चाइना से, और उनको असेंबल वो करा रहे हैं मैक्सिको में या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, जो कि उनकी मार्केट के नजदीक है. तो हमने क्या देखा, कहीं पर किसी कंट्री में उन्होंने डिजाइन किया, कहीं पर कंपोनेंट्स बनाए, किसी कंट्री में उन्होंने उनको असेंबल किया, और दूसरी कंट्रीज में फिर उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया. और फॉर एग्जांपल इंडिया में उन्होंने उसका कस्टमर केयर प्रोडक्ट का यूनिट उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया. तो कस्टमर केयर के लिए इंडिया में उनको स्किल्ड और क्वालिफाइड इंजीनियर्स मिल गए, और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग यूथ भी मिला. तो जहां जहां से उनको जो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, चीप रेट पर अवेलेबल है, वहां पर वो उस कंट्रीज में अप्रोच करते हैं. तो एक मल्टीनेशनल कंट्री एट ए टाइम 4 to 5 कंट्रीज को अप्रोच करती है और अपनी प्रोडक्ट्स को बनाती है. तो अब जैसे आप फोर्ड एग्जांपल ले सकते हैं. फोर्ड गाड़ी जो है वो यूएसए की कंपनी है, और इंडिया में उन्होंने अपना प्लांट लॉन्च किया, और यहाँ पर फोर्ड गाड़ियां भी बनती हैं, और इंडिया में भी वो सेल होती है, और इंडिया के बाहर की कंट्रीज में भी उसको सेल करते हैं. फोर्ड के कंपोनेंट्स भी यहाँ पर बनाते हैं. तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या हुई कि दैट कंपनी विच ओन्स और कंट्रोल इट्स बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री, सो दैट इज अ मल्टीनेशनल कंपनीज विच प्ले अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबलाइजेशन. तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारा है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री. तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में मल्टीनेशनल कंपनीज क्या देखती हैं बेसिकली, कि मार्केट कहां पर है, मार्केट के साथ क्लोज कितनी मार्केट जो उनकी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो मार्केट से कितना क्लोज है, चीप लेबर उनको अवेलेबल है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रहा है उनके प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में या नहीं. तो ये सब चीजें मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्लांट को लॉन्च करने से पहले सब उसको ये उसकी डिटेल्स लेती हैं, उसके ऊपर होमवर्क होता है, उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट वहां पर स्टार्ट करते हैं. तो वो सेटअप करते कैसे हैं, हाउ दिस सेटअप. तो सेटअप में वो डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, डिफरेंट वेज हैं उनकी अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज को अपना प्लांट लगाने की. जैसे वो पहले वो इन्वेस्ट करेंगे.
इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नॉट द फॉरेन इन्वेस्ट। अब उस इन्वेस्टमेंट से वो लैंड परचेज करते हैं, मशीन्स लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपना प्लांट सेटअप कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेज उनकी हो सकती है कि वो वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, दैट इज नॉट द फॉरेन इन्वेस्ट। दूसरा ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी कंपनी में, किसी कंट्री में कोई कंपनी है और उस कंपनी के साथ वो कोलैबोरेशन कर लें। जस्ट टेक द एग्जांपल, या उस कंपनी को बाय कर लें। जैसे यूएस की कंपनी है कारगिल फूड, तो कारगिल फूड ने इंडिया के परम फूड को के साथ कोलैबोरेशन किया या उसको बाय कर लिया और अपना प्रोडक्ट वहां पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इस कोलैबोरेशन के साथ भी कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, अपना खुद का सेटअप भी लगा सकते हैं या उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे या किसी लोकल कंपनी को बाय भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया में लुधियाना में जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं कि पर्टिकुलर लुधियाना में जाकर वो जो स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं वो बनवाते हैं। जैसे फुटबॉल बनवाई या फुटवियर्स बनवाए या और दूसरी एसेसरीज बनवाई या गारमेंट्स बनवाए और उन गारमेंट्स को चीप रेट पर बनवाते हैं और अपना ब्रांड उसको देते हैं और पूरी वर्ल्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज अपने नए प्लांट्स को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो मार्केट्स को इंटीग्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जिसमें एक कंट्री के अंदर कोई प्रोड्यूसर है, मल्टीनेशनल कंपनी, या उनका प्रोडक्ट जो है वो कई कंट्रीज में जा रहा है। अब वहां का जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे प्रोड्यूसर से थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्ट्स के अंदर कंपटीशन होगा और वो मार्केट के अंदर एक ही मार्केट में दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, भले ही उनके प्रोड्यूसर्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स सेपरेट हो एक दूसरे से। और इन प्रोडक्ट्स का जो बेनिफिट है वो वहां के बायर्स को मिलता है, उनको वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाते हैं और वो भी एक रीजनेबल रेट पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको बताया था कि आज की जो मार्केट है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी उसमें ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसमें फोन्स, मोबाइल्स, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल्स, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी डिफरेंट कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट करती है, तो कहीं पर वो मेल्स करेंगे, फैक्स करेंगे या फोन्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, तो वो एक पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, 20 साल पहले, 25 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो ग्लोबलाइजेशन भी नहीं था, मल्टीनेशनल कंपनीज भी कम थी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मल्टीनेशनल कंपनीज और उनका ट्रेड बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें टेक्नोलॉजी प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड इज द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन को अचीव करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड आल्सो प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब होता है? देखिए, हर कंट्री अपनी कंट्री में कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाती है कि फॉरेन गुड्स को वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, कितना अलाउ करेंगे, कितनी क्वांटिटी में अलाउ करेंगे, किस क्वालिटी को अलाउ करेंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। तो ये ट्रेड बैरियर्स कंट्रीज टाइम बाय टाइम अपनी कंट्रीज में लगाते हैं। आप अपनी इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 1947 से पहले हमारी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं था। बेसिकली जो प्रोडक्ट्स आ रही थी वो यूके की आ रही थी, तो हमारे यहाँ के जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड थे। उनके प्रोडक्ट्स की वजह से वो हम लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स चीप भी होते थे और ड्यूरेबल भी होते थे। तो आफ्टर 1947 इंडियन गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना है, अदरवाइज हमारा इंडिया का प्रोडक्ट कैसे मार्केट में लॉन्च आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उस टाइम नए थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको टाइम दे रहे हैं और हम ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे। ट्रेड बैरियर्स मतलब हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे और उस पीरियड में आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली उनको डेवलप कीजिए। तो अब इसमें फर्टिलाइजर्स, मशीनरी वगैरह को छोड़कर रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हम लोगों ने दूसरी कंट्री से परचेज नहीं किए, एक्सपोर्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो इतने भी इस टाइम में हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको एनफ टाइम मिला और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक अच्छी स्टेज पर, एक अच्छे लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को ले गए। और 1991 ऑनवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो की, कि मतलब उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर्स से बोला कि जो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन कर रहे थे कि अब आपको काफी टाइम मिल गया है, 47 से 91 तक का जो टाइम आपको मिला, इसमें अपने प्रोडक्ट्स को आपने लॉन्च किया, डेवलप किया। अब हम इस फॉरेन ट्रेड को की जो बैरियर्स हैं उनको हटा रहे हैं और लिबरलाइजेशन करेंगे, मतलब दूसरी कंट्री की प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में हम अलाउ करेंगे, क्योंकि इतने टाइम में आपने अपनी प्रोडक्ट्स को
वर्ल्ड लेवल पर ले आए हैं, तो अब आप उनके साथ compete कर सकते हैं, तो दैट इज लिबरलाइजेशन। तो जब वो ट्रेड बैरियर्स हटे तो लिबरलाइजेशन हुआ और फॉरेन गुड्स हमारी कंट्री में आने लगे। तो लिबरलाइजेशन को अगर हम बोले तो इन ए सेंटेंस, लिबरलाइजेशन इज व्हाट, दैट इज द रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। तो लिबरलाइजेशन आल्सो प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन द this globalization. Next we have to discuss WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबलाइजेशन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके 159 प्लस कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं, और उनका सिर्फ एक एम ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि जो वर्ल्ड के अंदर जो गवर्नमेंट्स ने जो ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं उन ट्रेड बैरियर्स को हटाया जाए और वर्ल्ड में ट्रेड का फ्लो, कंटिन्यूस फ्लो हो, कंट्री से एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ और डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनका ट्रेड होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो और ट्रेड और कॉमर्स बढ़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और दोनों कंट्रीज में बढ़े। लेकिन WTO के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि वो बायस्ड है। बायस्ड इन द सेंस कि कुछ कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज हैं और कुछ कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो बायस्ड कंट्रीज अपने यहाँ तो ट्रेड बैरियर रखते हैं, दूसरी कंट्रीज का इंपोर्ट नहीं कर रहे और उनका अपना प्रोडक्शन खुद इसलिए ज्यादा इंप्रूव करता है, ज्यादा डेवलप कर जाता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को वो फोर्स करते हैं कि आप अपने यहाँ ट्रेड बैरियर्स हटाएं, जिससे कि हमारे गुड्स आपकी कंट्रीज में बिकें। तो अपने गुड्स को तो वो अपने कंट्रीज में भी बेच रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में भी बेचते हैं। तो WTO यहाँ पर WTO से ये सपोज किया जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस तरह की बायसनेस ना रखे और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी या तो ट्रेड बैरियर्स लगाए जाए या ट्रेड बैरियर्स सबके हटाए भी जाए या टाइम बाय टाइम लगाए जाए। तो मतलब उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये डेवलप्ड कंट्रीज आप के लिए आप ज्यादा फेवर कर रहे हैं, तो ऐसा दिखाई देता है WTO की पॉलिसीज में। तो WTO से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बायस्डनेस ना शो करे। जस्ट टेक द एग्जांपल, यूएसए के अंदर जो उनका जीडीपी है, तो यूएसए के जीडीपी में सिर्फ 1% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होता है और 0.5% वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला एग्रीकल्चर में। लेकिन इतना कम रेशो के बाद भी यूएसए की गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी हैं, सीड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के लिए उनको बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिलती है, पैसा मिलता है। तो इस वजह से उनकी जो कॉस्ट प्रोडक्शन है यूएस फार्मर्स की बहुत कम हो जाती है। तो कम पैसे में उनकी प्रोडक्शन हो जाती है। तो कम पैसे में अगर प्रोडक्शन हुई तो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर वो बहुत सस्ते रेट्स में अपनी चीजें बेचते हैं और इसलिए उनको प्रॉफिट मिलता है। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो इतनी सब्सिडीज नहीं दे पाती अपने फार्मर्स को, तो उनके फार्मर्स की जो प्रोडक्ट होती है उनके गुड्स का रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द गुड्स ऑफ द यूएसए। तो दैट्स व्हाई इंटरनेशनल मार्केट में रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड और दूसरी फील्ड से रिलेटेड नहीं बिक पाते हैं एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये जो बायसनेस है ये यूएसए पर्टिकुलरली WTO को इस पर बायस नहीं होना चाहिए और एक प्रॉपर रोल इम्पैक्ट करना चाहिए। तो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स तो इसके प्रोड्यूसर्स को मिलते हैं, जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और गवर्नमेंट उनको फेवरेबल पॉलिसीज भी प्रोवाइड कराती है। इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं, सेज बोलते हैं, जिसमें उनको 5 साल तक टैक्स नहीं देना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रॉपर मिलता है। तो जब डेवलपिंग कंट्री उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं तो इसमें जो फायदा होता है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा होता है और रिच कस्टमर्स हैं, रिच कस्टमर्स को वैरायटी मिलती है और गुड्स मिलते हैं और कॉम्पिटिटिव रेट्स पर गुड्स मिलते हैं। तो इट इज बेनिफिशियल टू द बिग प्रोड्यूसर्स, बिग मल्टीनेशनल कंपनीज एंड द रिच एंड अपर मिडिल क्लास के के पीपल या मिडिल क्लास के पीपल को इसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। लेकिन जो पुअर क्लास के पीपल हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी चीजें मार्केट्स में नहीं बिक पाती हैं। तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को जो चीजें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जो मिल रही हैं वो गुड प्रोडक्ट्स हैं और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते, तो इसलिए उनकी चीजें नहीं बिक पाती हैं, तो ये उनको लॉस हो जाता है। तो इंडियन कंपनीज हैं जैसे टाटा है मोटर्स, इन्फोसिस आईटी टेक्नोलॉजी के लिए, रैनबैक्सी मेडिसिन में, एशियन पेंट्स, ये कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज बन रही हैं क्योंकि इनको प्रॉफिट ज्यादा मिला। तो और इसका एक बेनिफिट ये है ग्लोबलाइजेशन का कि एम्प्लॉयमेंट रेट काफी इंक्रीज हुआ है और
पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में, और कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको हम कम कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन फेयर होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि डेवलप्ड कंट्रीज उसका फायदा उठाते रहे और डेवलप्ड होते चले जाएं, और डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज जो है वो और पुअर कंट्रीज होती चली जाएं। तो इसको हम कैसे फाइट करेंगे? तो इसको फाइट करने के लिए स्ट्रगल कैसे करेंगे इसकी? तो इसके लिए गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्रोड्यूसर्स को और ट्रेडर्स को, छोटे प्रोड्यूसर्स को भी और बड़े प्रोड्यूसर्स को भी इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ। तो लेबर लॉ जो है उसको लेबर लॉज जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने चाहिए। जैसे सेल्स के अंदर फ्लेक्सी लेबर्स मिल जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को, कि जब उनको जरूरत होगी तब लेबर्स को बुलाएंगे, रेस्ट ऑफ द टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो इसलिए कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जो वर्कर्स है उनको एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, और जो लेबर लॉ है, ग्रेजुटी है, मेडिकल्स है, लीव्स हैं, प्रॉपर वर्किंग आवर्स होती है, सैनिटेशन है, सिक्योरिटी है, ये सब चीजें उनको मिलनी चाहिए। और इसीलिए तभी ग्लोबलाइजेशन एक फेयर ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगा भी सकती है जब उसको जरूरत हो कि हमारी कंट्री का ट्रेड हमें सपोर्ट करना है, और उसके साथ गवर्नमेंट नेगोशिएट कर सकती है WTO के साथ भी। जिन डेवलपिंग कंट्रीज को ये प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबको मिलकर WTO के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। तो ये सब कुछ हम इन सब चीजों से हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, that was all about this topic of globalization.